टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। जिसमें हम आपके लिए जो है वो पार्ट 3 में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को हम आज कवर करने वाले हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास को हम एक ही इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्या क्या हम इस वीडियो में करेंगे, देखिए हम जो है वो यहाँ पे महाजनपद की बात करेंगे, प्राचीन राजवंश जो भी आपके राजवंश होते हैं, हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, मर्दन वंश, सभी की यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सभी जो है वो वंशों को हम यहाँ पे राजवंशों को कवर करने वाले हैं, डिटेल में सभी क्वेश्चन को करेंगे ताकि जो है वो आपके एचपी टेट एग्जाम में जो है वो आपकी हेल्प हो सके। देखिए हम जो है वो किस तरीके से जो हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। देखिए हमने जो है वो हिस्ट्री को जो है वो 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने जो है वो पार्ट 1 में प्रागैतिहासिक काल को जो वो कंप्लीट किया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात की थी। और जो पार्ट 2 में हमने कंप्लीट आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। और इसी वीडियो में जो हमने पार्ट 2 में ही हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिक पीरियड तक पहुंच गए हैं, ऐतिहासिक काल में पहुंच गए हैं, जिसमें हम जो है वो 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक जो है वो प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। अगर जो है वो आपने हमारी पिछले जो 2 पार्ट है वो नहीं अभी तक देखे हैं, तो आप जो है वो हमारी हिस्ट्री के अलग से प्लेलिस्ट बनी है एचपी टेट के लिए, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री को। देखिए सबसे पहले प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड आप याद रखिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक हम कहां पे स्टडी करते हैं, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री हम यहां पे देखते हैं। इस टाइम पीरियड में प्राचीन इतिहास हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो है वो प्राचीन इतिहास में जो हम सबसे पहले देखिए 600 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 600 ईसा पूर्व में जो है वो बात करेंगे कि भारत की सिचुएशन, हिंदुस्तान जो है वो कैसा था 600 ईसा पूर्व में, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 600 ईसा पूर्व में जो है वो आप समझ सकते हैं जो भारत था वो 16 राजनीतिक हिस्सों में विभाजित था। राजनीतिक हिस्से कैसे, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि आज हमारा इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो 600 ईसा पूर्व है उस समय जो है वो हिंदुस्तान जो है वो 16 जो है वो राजनीतिक हिस्सों में विभाजित था। 16 राज्य भी आप समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, 16 हिस्सों में विभाजित था। उन 16 राजनीतिक हिस्सों को ही क्या कहा जाता है, उन 16 राजनीतिक हिस्सों को ही जो है वो महाजनपद कहा गया है। क्या कहा गया है, महाजनपद कहा गया है। ओके, देखिए तो हम बात कर रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व में क्या था, 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि इतना पुराना हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व, किसको पता था कि 16 महाजनपद थे या 18 महाजनपद थे? तो ये जानकारी जो है वो हमें साहित्यों से मिलती है। कौन से साहित्य से क्वेश्चन बना है एचपी टेट एग्जाम में कि कौन से साहित्य से जो है वो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो एक है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य कौन सा, अंगुत्तर निकाय में ये लिखा है कि 16 महाजनपद थे। और जैन साहित्य में भी लिखा है, जैन साहित्य है एक भगवती सूत्र, उसमें भी जो है वो 16 महाजनपदों का जो है वो वर्णन मिलता है। महाजनपद मैंने आपको बताया 16 राजनीतिक हिस्सों में जो है वो भारत विभाजित था। जैसे आज हमारे 28 राज्य है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं उस टाइम 600 ईसा पूर्व में कैसा था, 16 राजनीतिक हिस्से थे, 16 महाजनपद थे। ओके, ये पॉइंट आपको जो है वो समझ आ गया होगा आई होप। ओके, तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए 16 महाजनपद है, जैसे कि स्टेट मैंने आपको बताया, स्टेट के साथ आप कंपैरिजन कीजिए। जैसे कि राज्य होता है उसकी राजधानी होती है, उसी तरीके से जो ये महाजनपद है 16 महाजनपद थे और 16 के 16 महाजनपदों की जो है वो राजधानी थी, जो कि आपसे एग्जाम में एज इट इज जो है वो पूछे जाते हैं। कोई एक महाजनपद दे देगा और आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस महाजनपद की राजधानी क्या है। तो हम इंपॉर्टेंट हो जाता है इन महाजनपदों को जानना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले महाजनपद की बात करते हैं, काशी महाजनपद। महाजनपद यहाँ पे लिखा है और आगे इनकी जो है वो कैपिटल्स लिखी है, राजधानी लिखी है। जो काशी एक महाजनपद था, फर्स्ट लिखा है, उसकी राजधानी थी वाराणसी। तो याद करके रखेंगे, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद था एक, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती।
श्रावस्ती। ओके, श्रावस्ती मैंने आपको पहले भी बताया था, और जब हमने बौद्ध धर्म की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। आई होप ये पॉइंट आपको ध्यान होगा। तो ये अब आपको समझ आया होगा कि क्या हम उस टाइम श्रावस्ती को हम उस टाइम क्यों पढ़ रहे थे, वो प्लेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो कौशल महादेव महाजनपद की वो राजधानी थी श्रावस्ती। ओके, थर्ड है अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी थी। पावापुरी हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती, याद करके रखेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है वो हस्तिनापुर, या फिर हस्तिनापुर का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो ये राजधानियां हैं, ये हमने 8 महाजनपद यहाँ पे पढ़ लिए। कौन कौन से? काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स और कुरु, ये 8 महाजनपद थे और 8 अभी बाकी है। 9th नंबर का जो महाजनपद है, 16 महाजनपद की हम बात कर रहे हैं, तो 9th नंबर का है पांचाल। पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। 2 राजधानी है पांचाल की, काम्पिल्य और अहिछत्र, दोनों याद करके रखिएगा। ओके, मत्स्य एक महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर आपने सुना होगा कि पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने जो वो अज्ञातवास जो है वो विराटनगर में ही जो है वो बिताया था। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है इस महाजनपद से। ओके, शूरसेन महाजनपद है, एक शूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। अश्मक महाजनपद है, अश्मक महाजनपद की राजधानी है पोतन, या फिर पोटली भी जो है वो इसे कहते हैं। अश्मक महाजनपद से एक क्वेश्चन बनता है एचपी टेट एग्जाम में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ में जो स्टेट्स है वहां पे महाराष्ट्र आपको जो है वो साउथ में दिखता है। एट प्रेजेंट ये महाराष्ट्र में है। ये अश्मक महाजनपद की अगर हम स्थिति देखें तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो ये पॉइंट यहां से अश्मक किससे नोट कीजिए। अवंती महाजनपद एक था, 13 नंबर का महाजनपद है। महिष्मती और उज्जैन जो है वो अवंती की राजधानी है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। जो है वो 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत में प्रेजेंटली जो है वो नहीं है, एक है गांधार, एक है कंबोज। गांधार जो है वो तक्षशिला में इसकी राजधानी है और कंबोज महाजनपद की राजधानी है हाटक, जो कि अफगानिस्तान में है एट प्रेजेंट। पहले आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही होते थे, तो उस टाइम की ये बात है। एक है 16वें नंबर का महाजनपद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मगध। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इस टाइम का, जिसकी जो है वो अलग अलग राजधानी रही चुकी है। जैसे कि गिरिब्रज पहले राजधानी थी, राजगिरी पाटलिपुत्र बाद में होती है, वो हम सीक्वेंस देखेंगे कि किस तरीके से राजधानी बदलती है। ओके, तो ये 16 के 16 महाजनपद आपको टिप्स में याद होने चाहिए, उनकी राजधानी तो आप जो है वो याद करेंगे ही करेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 16 ही है, ये 16 के 16 याद कीजिए। लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मगध की राजधानी पूछ ली जाती है, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये चेंज होती रहती है। ओके, एक है जो है वो एक पूछा जाता है अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी है पोटली। ओके, एक आप जो है वो याद रखेंगे, एक महाजनपद है यहाँ पे काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती, तो ये याद करके रखेंगे। गांधार महाजनपद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी आप जो है वो अपने जो है वो याद करके रखेंगे। ओके, मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये मैंने आपको बात बताई। देखिए, तो मगध जब शक्तिशाली जो है वो महाजनपद था तो वहाँ पे जो है वो यानी कि डोमिनेंस सभी जो है वो महाजनपद में से किसकी थी, वहाँ पे जो है वो मगध की ही, मगध के पास ही जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया था। ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो मगध महाजनपद था वो जो है वो सबसे बड़ा एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो मगध का था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो जो है वो वहाँ पे जो है वो मगध में क्या था, मगध में जो है वो अलग अलग राजवंश होते हैं, जैसे कि जो वहाँ पे मगध पे जो है वो जिनकी डोमिनेंस रहती है। अलग अलग राजवंश हम पढ़ते हैं मगध में। कौन कौन से राजवंश हमें जो है वो पढ़ने होते हैं मगध में, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लेंगे। डिटेल में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट एचपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हिस्ट्री को पढ़ना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मैंने यहाँ पे कवर की है। तो देखिए, प्राचीन राजवंश में मगध के जो राजवंश है उसमें सबसे पहला जो राजवंश आता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश नोट करके रखिए। हर्यक वंश यानी कि
हर्यक वंश का टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। मगध में कौन था? हर्यक वंश का राज था, हर्यक वंश का डोमिनेंस था। ओके, हर्यक वंश को जो है वो पितृहंता वंश कहते हैं, ये आप ध्यान रख के रखिए। क्योंकि जो हर्यक वंश था, यहाँ के जो वंशज थे वो राजगद्दी के लिए क्या करते थे, वो जो है वो अपने पिता को ही जो है वो मार देता था, पुत्र। तो इसीलिए इस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। देखिए, इस वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का नाम आप नोट करके रखेंगे। आखिरी शासक कौन था इस वंश का? नागदशक। नागदशक किसका अंतिम शासक था? नागदशक को जो है वो शिशुनाग ने जो है वो मारा था, और शिशुनाग वंश की आगे स्थापना कर देते हैं। और इस हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? हर्यक वंश की राजधानी जो है वो राजगृह थी, जो कि बिंबिसार ने राजगृह जो है वो हर्यक जो है वो मगध की राजधानी रखी थी। लेकिन उदयन एक जो है वो शासक था, हर्यक वंश का एक जो है वो शासक था, उसने क्या किया? अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र चेंज कर दी गई थी। मैंने आपको बताया मगध की राजधानी चेंज होती रहती है, तो ये आप ध्यान देंगे कब चेंज होती है। ओके, तो हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा। बिंबिसार जो है वो संस्थापक है, आखिरी शासक नागदशक है, और राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र रहती है। पितृहंता वंश इसे कहते हैं। तो फर्स्ट राजवंश हमने पढ़ा हर्यक वंश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आखिरी शासक था नागदशक। इस हर्यक वंश में का जो आखिरी शासक है नागदशक, उसको जो है वो एक शिशुनाग मारता है। शिशुनाग जो है वो नाम का जो है वो एक मार देता है उस, और वो क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो मगध में कर देता है। पहले हर्यक वंश का राज होता था, हर्यक वंश में जो है वो शिशुनाग एक आता है, और शिशुनाग जो है वो हर्यक वंश के लास्ट राजा नागदशक को मार देता है, और क्या करता है? खुद गद्दी पे बैठता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही था। ओके, और जो है वो आखिरी शासक इस शिशुनाग वंश का कौन था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को जो है वो, नंदीवर्धन को भी कोई मारता होगा तभी जो है वो नेक्स्ट वंश आएगा, क्योंकि आखिरी शासक तो तभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो नंदीवर्धन को जो है वो महापद्मनंद मार देते हैं और नंद वंश की स्थापना करते हैं। वो तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी राजधानी क्या थी शिशुनाग वंश की? शिशुनाग वंश में जो है मगध की राजधानी थी वैशाली, और शिशुनाग ने वैशाली जो है वो राजधानी रखी थी, और कालाशोक ने जो है वो राजधानी पाटलिपुत्र कर दी थी। कालाशोक कौन था? कालाशोक भी जो है वो एक शिशुनाग वंश का ही एक इंपॉर्टेंट शासक था। तो ये ध्यान रखिए। देखिए, हर्यक वंश में जो है वो राजधानी पहले राजगृह रहती है, उसके बाद उदयन जो है वो राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र कर देता है, शिशुनाग जो है वो राजधानी वैशाली कर देता है, उसके बाद कालाशोक आता है, वो राजधानी पाटलिपुत्र कर देता है। तो चेंज होती रहती है ये राजधानी मगध में। ओके, अब हम बात करते हैं, अब इस नंदीवर्धन को भी जो है वो कौन मार देता है? महापद्मनंद मार देता है। और कौन से वंश की स्थापना करता है महापद्मनंद? नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश का टाइम पीरियड देखिए, 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक जो है वो मगध में जो है वो नंद वंश का राज रहता है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। नोट करके रखिए। आखिरी शासक कौन था इस वंश का? घनानंद था। घनानंद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शासक है। और राजधानी क्या थी नंदवंश की? पाटलिपुत्र थी। देखिए, घनानंद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था। घनानंद के दरबार में जो है वो एक बार क्या होता है, आप स्टोरी याद रखेंगे। चाणक्य जो है वो आप जानते होंगे, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य आता है और घनानंद जो है वो चाणक्य का जो है वो एक तरीके से मजाक बनाता है। मजाक जब जो है वो उसकी जो है वो मजाक एक तरीके से जो है वो अपने दरबार में जो है वो चाणक्य का वो घनानंद करता है, तो क्या करता है चाणक्य? ये जो है वो ठान लेता है कि मैं जो इस नंद वंश का जो है वो विनाश करके रहूंगा। चाणक्य क्या करते हैं? चाणक्य एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक जो है वो चंद्रगुप्त नाम के मौर्य नाम के एक व्यक्ति को क्या करते हैं? उसको ट्रेंड करते हैं, और क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आगे जाके जो है वो उसी घनानंद का जो है वो मृत्यु का कारण बनता है। उसी घनानंद को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य मारता है, जो किसका शिष्य था? चाणक्य का शिष्य था, जिसने जो है वो घनानंद ने जो है वो चाणक्य की जो है वो मजाक उड़ाया था अपने दरबार में। इसीलिए जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जो कि चाणक्य का एक शिष्य था, उसने घनानंद से बदला लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि जो है वो घनानंद को मार देते हैं और किस वंश की स्थापना कर देते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। टाइम पीरियड देखिए मौर्य वंश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व जो है वो मौर्य वंश की जो है वो डेट है। मौर्य वंश का समय याद कीजिए। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि घनानंद को मारकर, नंद वंश के जो वो अंतिम शासक घनानंद को मारकर जो है वो मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। लेकिन ये मौर्य वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं जो आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन देखिए। मौर्य वंश के कुछ शासक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि संस्थापक ही है मौर्य वंश के। बिंदुसार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हुआ है। अशोक आप जानते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट एक शासक था, महान अशोक भी जिसे कहते हैं।
तो हमें जो है वो इन तीनों शासकों के बारे में पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका टाइम पीरियड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 से लेकर 298 तक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार जो है वो शासक 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहता है, और अशोक जो है वो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है वो राजगद्दी में रहता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट शासक कौन से वंश के हम पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश के हम पढ़ रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। पहला इंपॉर्टेंट शासक चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको बताया कौन से वंश का है? मौर्य वंश का संस्थापक है। इसके गुरु मैंने आपको बताया कौन था? चाणक्य था। चाणक्य से इन्होंने जो है वो सब कुछ सीखा था। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करते हैं। कौन? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से पराजित करते हैं घनानंद को? जो है वो चाणक्य की मदद से पराजित करते हैं। ओके, चाणक्य के बारे में थोड़े पॉइंट जो एचपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए चाणक्य के कई बार जो है वो नाम पूछे जाते हैं। चाणक्य का जो है वो नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। ये दोनों नाम किसके हैं? चाणक्य को ये कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी। और चाणक्य की एक फेमस बुक है, कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीति पर आधारित बुक है। किसकी बुक है? चाणक्य की बुक है। हमने पहले भी ये जो है वो सेकंड पार्ट में ये जो वो रचनाएं हमने जो है वो डिस्कस की है प्राचीन साहित्य में, ये जो है वो हमने ऑलरेडी चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए था। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो यूनानी इतिहासकार है, जो ग्रीक जो इतिहासकार है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस और सेंड्रोकोटस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि ग्रीक इतिहासकार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते हैं? तो एंडोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम से जो है वो ग्रीक इतिहासकार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से आप याद रखिए कि 305 ईसा पूर्व में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सीरिया का शासक आता है। सीरिया का शासक कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का जो है वो युद्ध होता है। कब? 305 ईसा पूर्व में। किस किस का युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसकी हार होती है और जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसमें जीत जाता है। तो क्या होता है, जब युद्ध के बाद क्या होता है कि दोनों में संधि हो जाती है। क्या संधि होती है? जो सेल्यूकस निकेटर है जो हारता है उस युद्ध को, वो क्या करता है, वो अपनी बहन का जो विवाह है, हेलेना उसकी जो है वो बहन थी, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, वो अपना विवाह अपनी बहन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। और दहेज में जो है वो काबुल, काम्बार और बलूचिस्तान एरिया जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं, और 500 हाथी भी दहेज के रूप में दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। ओके, नेक्स्ट है, एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगस्थनीज आते हैं। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। कौन? सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ युद्ध हमने अभी पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका एक राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर जो है वो मौर्य वंश की जो है वो जानकारी लेने के लिए कि मौर्य वंश किस तरीके से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन चलाते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए जो है वो राजपूत एक भेजते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं वहां पे, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। कौन, क्या नाम है मेगस्थनीज की बुक का? इंडिका। इंडिका आप याद रखेंगे, किसकी बुक है? मेगस्थनीज। किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये पॉइंट आपको चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, अपने अंतिम दिनों में, जब वो जो है वो सब कुछ जो है वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में क्या करते हैं, एक धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म। और उनके जैन गुरु कौन थे? भद्रभाव की सलाह से वो जैन धर्म अपनाते हैं। तो भद्रभाव उनके जैन गुरु है। और इनकी मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में वो जाती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट जो एचपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को डिस्कस किया। क्या क्या आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य से? मौर्य वंश के ये संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके एक गुरु थे चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का नाम कौटिल्य, और चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और जो है वो कौटिल्य है। पुस्तक का नाम चाणक्य की अर्थशास्त्र, सॉरी मैंने शायद गलत बताया पहले, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का एक युद्ध होता है, ये भी आप ध्यान रख के रखिए। ओके, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत आता है। तो ये सभी पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, कोई भी पॉइंट एग्जाम में। तो हमने तो डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, तो हमने जो है वो पहले शासक के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है, जो कि हमने मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड शासक मैंने आपको कौन सा बताया था मौर्य वंश का? बिंदुसार। बिंदुसार अब हम पढ़ने वाले हैं। बिंदुसार के बारे में जानते हैं। देखिए बिंदुसार के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298
8 ईसा पूर्व से लेकर 237 ईसा पूर्व, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है वो राजगद्दी पे बैठता है। ओके, यूनानी इतिहास में बिंदुसार को जो है वो अमित्रोचेटस भी कहा गया है, तो ये नाम रखेंगे याद आप। अमित्रोचेटस के नाम से इतिहास में किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया था। जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और एक की पुस्तक है महाभाष्य, किसकी पुस्तक है, पतंजलि की पुस्तक है, उसमें बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, जिस अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। ओके, एक मिस्र का शासक है टॉलमी फिलाडेल्मस। टॉलमी फिलाडेल्मस कहाँ का शासक है, मिस्र का एक शासक था। वो क्या कर देता है, वो अपने राजदूत डायमेकस को जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेज देता है। तो आप याद रखेंगे कि डायमेकस जो है वो किसके दरबार में भेजा जाता है, वो जो है वो बिंदुसार के दरबार में आता है। वहीं हमने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता है, मेगस्थनी जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आप साथ में याद रखिएगा। ओके, बिंदुसार के शासनकाल में क्या होता है कि एक तक्षशिला हमने पढ़ा था, एक महाजनपद था। तक्षशिला में क्या होता है कि एक विद्रोह होता है 2 बार। तो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुशीम और अशोक। पहले जो है वो बिंदुसार सुशीम को वहां पे उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं, लेकिन सुशीम जो है वो असफल रहता है उस विद्रोह को दबाने में। तब क्या करता है, तब छोटा बेटा जो अशोक है बिंदुसार का, उसे भेजते हैं। अशोक जो है वो उज्जैन का राज्यपाल भी जो है वो होता है। वो क्या करता है, अशोक जो है वो बड़ी क्रूरता से उस तक्षशिला के विद्रोह को जो है वो दबाता है। तो आप याद करके रखेंगे कि तक्षशिला विद्रोह कौन दबाता है, अशोक दबाता है। अशोक कौन था, अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था, जिसे जो है वो उज्जैन का राज्यपाल भी बिंदुसार ने बनाया था। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, बिंदुसार का जो पीएम यानी कि गुरु हम एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो चाणक्य कुछ समय तक रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है वो रहता था चाणक्य, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही जो है वो बिंदुसार चाणक्य को जो है वो अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन चाणक्य जो है वो चाणक्य के बाद जो है वो बिंदुसार जो है वो राधा गुप्त को अपना जो है वो गुरु बनाते हैं। तो अगर आपसे राधा गुप्त के बारे में पूछे कि किसका जो है वो गुरु था, तो वो था बिंदुसार का गुरु। ओके, बिंदुसार एक आजीवक संप्रदाय के भी अनुयायी थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये सभी पॉइंट हमने जो है वो बिंदुसार के बारे में आपको याद होने चाहिए। अब हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्य वंश के शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है सम्राट अशोक। अशोक के बारे में हम जो है वो जानने वाले हैं। देखिए, अशोक का जो टाइम पीरियड है उसे नोट करके रखिए। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है वो अशोक का टाइम है मौर्य वंश में। ओके, अशोक क्या कौन था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। देखिए, हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक है। ओके, अशोक जो है वो हमने पढ़ा था कि तक्षशिला के जो है वो विद्रोह को भी दबाता है और उज्जैन का राज्यपाल होता है। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ओके, अशोक कहा जाता है कि अशोक ने अपने राजगद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था, जिसमें बड़ा भाई सुशीम उसका था, उसको भी जो है वो राजगद्दी के लिए अशोक ने मार दिया था। तो बड़ा क्रूर जो है वो शासक माना जाता है अशोक। ओके, अशोक जो है वो राजगद्दी में 273 ईसा पूर्व में बैठता है, लेकिन वो अपना राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये फैक्ट है। ओके, अशोक के कलिंग युद्ध से कई बार एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग युद्ध अशोक ने एक लड़ा था, कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। किस किस का ये युद्ध हुआ था, अशोक और नंदराज का ये युद्ध हुआ था। नंदराज कौन था, नंदराज जो है वो कलिंग का राजा था। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन होता है। कौन से अशोक, पूछा जाता है कि कौन से नंबर के अशोक के शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13 नंबर के शिलालेख में। ओके, कहा जाता है कि अशोक ने जो है वो ये कलिंग युद्ध में जो है वो बहुत सारे लोगों की हत्या की, यानी कि बहुत सारा जो है वो, जब उसने जो बहुत सारा नरसंहार देखा कि बहुत सारे लोगों की इस युद्ध की वजह से जो है वो मृत्यु हो गई है, तो इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक ने जो है वो युद्ध नीति को ही जो है वो त्याग दिया था, क्योंकि वो जो है वो बहुत भावुक हो गया था इस टाइम पे कि कैसे एक युद्ध के वजह से इतनी जानें जो है वो चली गई। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है वो युद्ध नीति जो है वो छोड़ दी थी। तो कलिंग युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक का। अशोक के टाइम पे एक बौद्ध संगीति भी होती है। कौन से नंबर की बौद्ध संगीति होती है, हमने पहले पढ़ा है बौद्ध धर्म में। अशोक के शासनकाल में जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति होती है। कब होती है, 251 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अशोक है ये जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये छोटा सा पॉइंट भी ध्यान रखिए।
जो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म जो है वो अशोक ने किसके कहने पर बनाया था? तो उपगुप्त के कहने पर जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। तो ये पॉइंट भी नोट करके रखिए। कहा जाता है कि अशोक ने जो है वो श्रीनगर की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अशोक के अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख, एक अभिलेख तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन है। कुछ और भी क्वेश्चन अशोक से पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि अशोक का जो अभिलेख शिलालेख है, अशोक को जो है वो अभिलेखों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक के शासनकाल के हमें बहुत से अभिलेख देखने को मिले हैं, इसीलिए अशोक को अभिलेखों का राजकुमार भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख जो की खोज जो है वो किसने की थी? वो जो है वो पेंथलर ने की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में की थी। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है वो पेंथलर ने को जो है वो मिला था। कब मिला था? 1750 में पेंथलर को जो है वो ये सबसे पहला अशोक का शिलालेख मिला था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम जो है वो सफलता किसे मिली थी पढ़ने में इस अभिलेखों को? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जेम्स प्रिंसप ने जो है वो अशोक के सबसे पहले जो है वो अशोक के अभिलेख पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में पढ़े थे। दिल्ली टोपरा अभिलेख को जो है वो सबसे पहले पढ़ा गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान रखना है। अशोक को कुछ अन्य नाम भी जो है वो अशोक के हैं। क्या क्या है अशोक को कहते हैं? एक तो अशोक को जो है वो देव नाम प्रियदर्शी कहते हैं। ये देव नाम इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शी इंपॉर्टेंट है। अशोक को अशोकवर्धन भी पुराने पुराणों में जो है वो लिखा गया है। तो ये सभी पॉइंट अशोक से रिलेटेड हमने रिवाइज कर लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े? अशोक जो है वो तक्षशिला विद्रोह को दबाता है, उज्जैन का राज्यपाल रहता है। ओके, उससे जो है वो राज्याभिषेक जो है वो अशोक का 269 ईसा पूर्व में होता है, जबकि राजगद्दी पे वो 273 ईसा पूर्व में बैठ गया था। कलिंग युद्ध एक होता है 261 ईसा पूर्व में जो है वो अशोक का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ा। बौद्ध संगीति, एक थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अशोक के कुछ फेमस अभिलेख है, जैसे कि एक है रुम्मनदेही अभिलेख। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रुम्मनदेही अभिलेख किसका है? अशोक का है। एक है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख भी अशोक का है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। ओके, अशोक का एक क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने किया था। तो ये सभी पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अशोक से याद रखने हैं। एक पॉइंट हमने छोड़ लिया है बीच में, सिकंदर का कंसेप्ट हमने छोड़ा था। सिकंदर से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। ये सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अलेक्जेंडर एक मैकेडोनिया या फिर मैसेडोनिया का एक शासक था, सिकंदर। अब हम जो है वो सिकंदर के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो सिकंदर एक मैकेडोनिया का शासक था, मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर एक भारत आता है, सिकंदर भी जो है वो भारत आता है। तो ये एक शासक था जो कि भारत आता है। 326 ईसा पूर्व में ये भारत आता है। 326 ईसा पूर्व हम जो है वो कौन सा समय पढ़ते हैं? हम जो है वो मौर्य वंश हम पढ़ते हैं, जिसमें हम चंद्रगुप्त का शासन जो है वो इस टाइम पे हम 326 ईसा पूर्व में पढ़ते हैं। पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आया था? तो ये मौर्य वंश में आया था, या फिर घनानंद का भी जो है वो घनानंद का समकालीन था ये जो है वो सिकंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो 19 महीने ये भारत में रहा था। 325 ईसा पूर्व में ये भारत से चला गया था। ओके, एक सिकंदर का फेमस युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में। सिकंदर ने एक वितस्तता का युद्ध लड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में जब ये भारत आया था तब इसका ये युद्ध हुआ था। किसके साथ ये युद्ध हुआ था? सिकंदर का युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ, जिसे राजा पुरु भी कहते हैं, जिसमें जो है वो सिकंदर को जो है वो विजय हुए थे, राजा पोरस की जो है वो जिसमें हार हुई थी। एक क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर जो है वो कौन सी नदी को पार करने में सफल रहा था? तो सिकंदर जो है वो ब्यास नदी को पार करने में सफल रहा था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट करके रखेंगे। सिकंदर के कुछ सेनापति थे, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर और निक्रियाकस। हमने जो है वो मौर्य वंश में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर पढ़ा था। तो ये सिकंदर का ही ये जो है वो एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, और निरियाकस का नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये हमने सिकंदर से रिलेटेड पॉइंट भी जो है वो ध्यान में रख लिए। ओके, तो हमने जो है वो अभी क्या क्या जो है वो पढ़ लिया है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने जो प्राचीन राजवंश में मगध के राजवंशों में हमने हर्यक वंश सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद हमने शिशुवंश नंद वंश के बारे में पढ़ा और मौर्य वंश के बारे में जाना। मौर्य वंश में जो हम जो वो कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तक हमने जो है वो आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, हमने सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब जो हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। मौर्योत्तर काल यानी कि
कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, कि अब जो मौर्य वंश जब हो गया, मौर्य वंश के बाद क्या होता है उसके बारे में हम इस काल में पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वो आप नोट करके रखेंगे, 185 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व का जो समय है वो मौर्योत्तर काल में आता है। ओके, मौर्योत्तर काल है मौर्य वंश के बाद का काल। ओके, इस मौर्य वंश के बाद क्या होते हैं, और कुछ छोटे छोटे राजवंश होते हैं, जैसे कि शुंग वंश होता है मौर्य काल के बाद। शुंग वंश आप याद रखेंगे, कण्व वंश याद रखेंगे, सातवाहन वंश, ये 3 वंश होते हैं उसके बाद मौर्य वंश के बाद। तो इनके बारे में भी थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। शुंग वंश आता है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। इस और शुंग वंश का आखिरी शासक देवभूति था, और राजधानी जो शुंग वंश की थी वो विदिशा थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि भी रहते थे। पतंजलि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, पतंजलि की हमने रचनाएं पढ़ी है, एक महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी और एक योग सूत्र भी जो है वो पतंजलि की रचनाएं हैं। ओके, तो ये हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा। शुंग वंश के बाद आपको जो है वो याद रखना है कौन सा वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, आखिरी शासक सुशर्मा आप याद रखेंगे, और राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कण्व वंश के भी जो है वो यहाँ से रिवाइज कर लिए। उसके बाद सातवाहन वंश आते हैं कण्व वंश के बाद। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश के संस्थापक देव वो थे सिमुक, सिमुक का नाम आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद इनकी राजधानी जो थी वो थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पोतन भी आप जो है वो सातवाहन वंश की राजधानी याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन सातवाहन वंश से पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के जो है वो कौन सा वंश द्वारा चलाए गए थे। तो शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन वंश के द्वारा ही चलाए गए थे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये हमने जो है वो प्राचीन राजवंश मौर्योत्तर काल के राजवंश की बात भी कर ली। कौन सा समय हम पढ़ रहे हैं, तो हम जो है वो मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, जो कि हम जो है वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक की हम बात यहाँ पे कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमने जो है वो हम जो है वो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक का समय हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो हमने सबसे पहले महाजनपद के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हम प्राचीन राजवंश पढ़ते हैं। प्राचीन राजवंश में हमने जो है वो 544 से लेकर जो है वो हमने जो है वो अब कहाँ तक बात कर ली है राजवंश में, हमने जो है वो मौर्योत्तर काल के जो है वो 240 ईस्वी तक अब हम पहुंच गए हैं। हमारा एम क्या है, 712 ईस्वी तक हम प्राचीन इतिहास में पहुंचते हैं। तो अभी हम 240 ईस्वी में हैं, 712 ईस्वी तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। देखिए, जो ये मौर्योत्तर काल था, जो हम वंश पढ़ रहे हैं, शुंग वंश हमने पढ़ा, कण्व वंश पढ़ा, सातवाहन वंश पढ़ा। इस टाइम क्या होता है, कुछ आक्रमण भी जो है वो भारत में होते हैं, मौर्योत्तर काल में मगध पे होते हैं। ओके, तो कौन कौन से वो आक्रमण होते हैं, देखिए इस टाइम पे जो है वो हिंदू, यमन, यूनानी जो है वो हिंदुस्तान पे, मगध पे आक्रमण करते हैं। शकों का आक्रमण होता है, उसके बाद पल्लव जिसे पार्थियन कहते हैं उनका आक्रमण होता है, और कुषाणों का आक्रमण होता है। तो ये 4 विदेशी आक्रमण होते हैं इस टाइम पे। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, यही सीक्वेंस में आक्रमण होते हैं। पहले यूनानी आक्रमण करते हैं, शक आक्रमण करते हैं, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। कई बार सीक्वेंस भी जो है वो अरेंज करने को आ जाता है। तो ये सभी पॉइंट हम याद रखेंगे। तो ये कब ये आक्रमण होते हैं, मौर्योत्तर काल में ये आक्रमण होते हैं। जो राजवंश हमने उस वंश में मौर्योत्तर काल में पढ़े, उनके समय में ये जो है वो आक्रमण होते हैं। तो सबसे पहले यूनानी जो है वो आक्रमण करते हैं। यूनानियों से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यूनानियों से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है वो किसने चलाए थे। तो सर्वप्रथम अगर आपसे सोने के सिक्के पूछे तो वो यूनानियों ने चलाए थे। ओके, और उसके बाद शकों का आक्रमण होता है। यूनानियों के बाद शकों का एक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है वो एक जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्थापित किया था। कई बार जूनागढ़ अभिलेख से क्वेश्चन बनता है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो रुद्रदामन ने, जूनागढ़ अभिलेख से जो है वो जानकारी मिलती है कि जो रुद्रदामन है उसने क्या किया था, मौर्यकालीन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये सुदर्शन झील कहाँ पे है, गुजरात में है। सुदर्शन झील से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने किया था, जो कि शक था एक। ओके, शकों ने जो है वो आक्रमण किया। रुद्रदामन से एक और क्वेश्चन आता है कि तिथि युक्त सिक्के किसने चलाए थे। तो तिथि युक्त सिक्के भी जो है वो कौन चलाता है, रुद्रदामन चलाता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद क्या होता है, एक विक्रमादित्य नाम का व्यक्ति होता है, उसने क्या किया, उसने शकों को भी वो हरा देता है और भारत से बाहर वो शकों को कर देता है। जब वो शकों को जब वो बाहर करता है भारत से, तो क्या होता है, वो विक्रमादित्य क्या करता है कि वो एक उज्जैन का शासक होता है विक्रमादित्य। वो क्या करता है, विक्रम संवत
संवत की शुरुआत करता है, विक्रम संवत चलाता है। विक्रम संवत की स्थापना किसने की, आपसे पूछा जा सकता है। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना जो है वो विक्रमादित्य एक उज्जैन का शासक करता है। हमने जो है पढ़ा, पहले यूनानी जो है वो आक्रमण करते हैं, शक आक्रमण करते हैं, उसके बाद कौन करते हैं, उसके बाद जो पल्लव आक्रमण करते हैं और उसके बाद कुषाण आक्रमण करते हैं। कुषाणों से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कुषाणों से क्वेश्चन बनते हैं कि तांबे के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाते हैं, कुषाण चलाते हैं। और कुषाणों की राजधानी एक बार एचपी टेट में पूछी गई है। तो कुषाणों की राजधानी पुरुष जो है वो पेशावर थी, पुरुषपुर जिसे कहते हैं, मथुरा भी जो है वो, दो राजधानी जो है वो कुषाणों की थी। तो ये दोनों राजधानियां आपको ध्यान रखनी है। ये हमने जो है वो आक्रमणों की बात भी यहाँ पे कर ली। कुषाणों का एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क द्वितीय अशोक भी जो है वो, द्वितीय अशोक जो है वो कनिष्क को कहा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक है कनिष्क। कनिष्क से क्या क्वेश्चन बनता है, कनिष्क से क्वेश्चन बनता है कि शक संवत जो है वो कनिष्क चलाता है। जिस तरीके से विक्रमादित्य विक्रम संवत जो है वो 57 ईस्वी में चलाता है, उसी तरीके से 78 ईस्वी में कनिष्क क्या करता है, शक संवत चलाता है। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे, जैसे कि नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। पूछा जाता है कि ये विद्वान किसके शासनकाल में थे, तो ये जो है वो कनिष्क के शासनकाल में थे। हमने जो है वो इनकी रचनाएं भी पहले पढ़ी हुई है। नागार्जुन जो है वो रस रत्नाकर जो है वो नागार्जुन की रचना है। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना है। वसुमित्र की जो है वो महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ है वसुमित्र का, और चरक का चरक संहिता है, और जो कि एक चिकित्सा ग्रंथ है। तो ये सभी रचनाएं भी इनकी ध्यान में रखनी है। एक हमने जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पे पढ़ी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे होती है। कहाँ पे होती है, कश्मीर के कुंडल वन में होती है, प्रथम शताब्दी में होती है। तो ये पॉइंट भी कनिष्क का ध्यान में रखना है। कनिष्क के समय में जो है वो मथुरा कला और गांधार कला का जन्म भी हुआ था। और कनिष्क ने रेशम मार्ग का पर जो है वो अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग क्या था, रेशम मार्ग था चीन के का एक रेशम व्यापार था, किसके साथ, यूरोप, ईरान, वो मध्य एशिया से जो है वो चीन का जो है वो किसका व्यापार करता था, रेशम का व्यापार। तो रेशम मार्ग, जिस मार्ग से वो रेशम व्यापार जो है वो चीन करता था इनके साथ, उस मार्ग पर ही जो है वो कनिष्क ने अधिकार कर दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कनिष्क के सभी पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। कौन कौन इसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन बना है एचपी टेट एग्जाम में प्रीवियसली। बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के टाइम पीरियड में, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शक संवत। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने कनिष्क से रिलेटेड जो वो पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने जो वो मगध के राजवंश जो वो पढ़े थे। हर्यक वंश सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश आता है। मौर्य वंश पढ़ा, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और जो है वो लास्ट में अशोक के बारे में पढ़ा। उसके बाद मौर्योत्तर काल में जो हमने बहुत से राजवंश पढ़े, जैसे कि शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश पढ़े। इस मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि कुछ आक्रमण भी होते हैं, जैसे कि यूनानियों का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण होता है, पल्लव आक्रमण होता है, और कुषाणों का आक्रमण होता है। कुषाणों का एक प्रसिद्ध शासक हमने पढ़ा कनिष्क। कनिष्क को जो है वो द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब हमने जो है वो नेक्स्ट जो राजवंश आता है वो आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो शासनकाल है, वो गुप्त वंश जो हम पढ़ते हैं वो 240 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व जो हम पढ़ते हैं वो गुप्त वंश के अंडर हम पढ़ते हैं। तो हम जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ आ रहे होंगे। अगर आपको इस क्लास की वीडियो की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज मेरे साथ जुड़िए। वहाँ पे आप जो है वो इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए डायरेक्ट टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज में। तो वहाँ पे आपको जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे ये जो है वो PDF भी प्रोवाइड कर दी जा रही है। गुप्त वंश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। गुप्त वंश का सबसे पहले आपको टाइम पीरियड नोट करना है। टाइम पीरियड क्या है गुप्त वंश का, 240 से लेकर 550 ईस्वी जो है वो गुप्त वंश का टाइम पीरियड है। संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के, श्रीगुप्त याद करके रखिए। वास्तविक संस्थापक अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो गुप्त वंश का जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक हमने पढ़े, चंद्रगुप्त ये प्रथम है। अभी हम इसी वंश में जो है हम चंद्रगुप्त सेकंड भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे नेम में। ओके, संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, आखिरी शासक कौन था गुप्त वंश का, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आप याद करके रखेंगे। जो गुप्त थे, हम जो ये गुप्त पढ़ रहे हैं, ये कुषाणों के सामंत थे। ओके, कुषाणों के सामंत थे, तो पूछा जा सकता है आपसे कि कुषाणों के सामंत जो है वो कौन थे, तो गुप्त थे। आपसे पूछा जा सकता है या वर्धन थे, तो गुप्त थे। ओके, गुप्त काल को जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन से काल को जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त पीरियड को ही जो है वो
भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, उन शासकों के बारे में, गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने मौर्य वंश के शासक पढ़े, मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से हमने जो है वो गुप्त वंश के अब शासक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त से जो है वो आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि श्रीगुप्त कौन था। श्रीगुप्त जो है वो संस्थापक था गुप्त वंश का, जो है जिसको जो है वो महाराज की उपाधि मिली थी और गुप्त वंश का आदि पुरुष भी से कहा जाता था। तो ये पॉइंट नोट करके रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शासक है। वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश का। ओके, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे कौन, आप टिक करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने एक 319 ईस्वी में जो है वो गुप्त संवत चलाया था। देखिए, जैसे हमने जो है वो पढ़ा विक्रम संवत, विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी में चलाया था। उसी तरीके से जो है वो एक शक संवत चलाते हैं। कौन चलाते हैं, कब चलाते हैं? 78 ईस्वी में चलाते हैं। ओके, उसी तरीके से जो है वो गुप्त संवत कौन चलाता है? चंद्रगुप्त मौर्य चलाता है। कब? 319 ईस्वी में। डेट आपसे पूछी जा सकती है और कौन चलाता है ये पूछा जा सकता है, ये जो संवत है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो जो गुप्तों में सोने के सिक्के हैं वो जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो चलाते हैं। लेकिन एक और हमने सोने के सिक्कों से पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है। क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों ने चलाए। अगर आपसे गुप्तों से ही स्पेसिफिकली पूछे कि गुप्तों में जो है वो सोने के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ओके, जो ये सिक्के थे, इन सिक्कों में जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह का जो है वो कुछ विवाह के साक्ष्य भी उन सिक्कों से मिलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है वो लिच्छविक वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। तो इन सिक्कों में उस विवाह का भी जो है वो वर्णन है। इसीलिए इन सिक्कों को जो है वो राजा रानी प्रकार या फिर विवाह प्रकार के, दंपत्ति प्रकार के सिक्के भी इन सिक्कों को कहा जाता है जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो राजधानी जो है वो मगध की पाटलिपुत्र करता है। और इस चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि भी जो है वो चंद्रगुप्त को मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड ये सभी पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए जो मैंने आपको बताए। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम चलाते हैं, सोने के सिक्के गुप्तों में जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम चलाते हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के जिन्हें कहते हैं, और जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो ये राजधानी करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मगध की राजधानी यही है। कभी राजगिरी रहती है, कभी वैशाली रहती है, कभी गिरिब्रज, तो कभी क्या रहती है। तो ये सभी जो हमने मगध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट राजा की बात करते हैं। नेक्स्ट जो शासक है गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त भी एक इंपॉर्टेंट शासक है गुप्त वंश का। गुप्त वंश का ये प्रथम महान शासक, अगर आपसे पूछे कि प्रथम महान शासक गुप्त वंश का कौन था, तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने जो है वो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त जो है वो, समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां हैं, उपाधि के नाम आप याद करके रखेंगे। कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है, विक्रमांक भी कहा जाता है, अश्वमेध पराक्रम भी जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। ओके, हरिसेन क्या करता है, एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो लिखा था हरिसेन ने। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें जो है वो समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी, उसका वर्णन उस अभिलेख में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन जो है वो किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ओके, समुद्रगुप्त जो है वो वैष्णव अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे। और एक सिक्का जो है वो मिलता है समुद्रगुप्त के टाइम का। कौन सा सिक्का? वीणा वादन चित्र, जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को देखा गया है। उस सिक्के में इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी भी था, इससे ये पता भी चलता है। तो आपसे सिक्कों से कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्के मैंने आपको बताया, सबसे पहले सोने के सिक्के ग्रीक ने चलाए। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके बाद हमने पढ़ा कि जो राजा रानी या फिर दंपत्ति प्रकार के सिक्के हैं वो कौन चलाता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम चलाता है। और समुद्रगुप्त का ऐसा सिक्का चलाता है जिसमें वीणा वादन करते हुए वो जो है वो दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम शासक बढ़ते हैं गुप्त वंश का, रामगुप्त के बारे में सबसे पहले जानते हैं। रामगुप्त क्या करता है? तांबे के सिक्के चलाता है। तो सिक्के कौन से चलाता है? रामगुप्त तांबे के सिक्के चलाता है। तो ये एक कायर शासक जो है वो गुप्त वंश का सबसे कायर शासक इसे कहा जाता है। इसके टाइम पे क्या होता है
है। क्यों इसे कायर कहा जाता है? क्योंकि इसके टाइम पे शकों का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण करते हैं और रामगुप्त क्या करता है, अपने वो जो है वो भाग जाता है और उसका भाई होता है रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अब हम पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हमने इससे पहले पढ़ा। रामगुप्त का एक भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो क्या करता है, वो उन शकों को हराता है और राजगद्दी में फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ जाता है। तो हमने ये कहानी पढ़ी। सबसे पहले श्रीगुप्त हमने गुप्त वंश में पढ़ा जो कि संस्थापक था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा जो कि वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, उसके बाद हम रामगुप्त के बारे में पढ़ते हैं जो कि कायर एक शासक था जिसका भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय अब राजा बनता है। ओके, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो क्या था, वो गुप्त वंश का प्रथम शासक था, यानी कि जिसने जो है वो गुप्त वंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए हम सिक्कों से ही यहाँ से गुप्त वंश से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सिक्के जो है वो किस वंश ने चलाए थे, तो गुप्त वंश ने ही सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो चांदी के सिक्के चला देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि गुप्तों में चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो राजधानी, दो राजधानी अपनी रखता है, एक पाटलिपुत्र वो अपनी राजनैतिक राजधानी रखता है और उज्जैन वो अपनी सांस्कृतिक राजधानी रखता है। आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो 9 रत्न भी थे, 9 रत्न थे। 9 रत्न में जो है वो कालिदास भी उन 9 रत्नों में था चंद्रगुप्त द्वितीय के, धनवंतरी भी जो है वो उन 9 रत्नों में था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 9 रत्न भी किसके याद आपको रखने हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के याद रखने हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रगुप्त द्वितीय का कि एक चीनी यात्री था फाहयान। फाहयान जो है वो किसके शासनकाल में जो है वो भारत आता है, तो फाहयान एक चीनी यात्री था, वो भी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आता है। और एक क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है उसे साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को जो है वो किस शासक के काल को जो है वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य और कला का शासनकाल कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त शासक एक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में सिर्फ एक पॉइंट नोट कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने किया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को जो वो बौद्ध जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिस्ट जो है वो कहते थे, किससे, ऑक्सफोर्ड। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो बुद्ध लोगों की जो है वो ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ओके, बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में भी आपको थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्कंदगुप्त जो है वो आखिरी महान शासक था गुप्त वंश का। स्कंदगुप्त क्या करता है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता है। मैंने आपको बताया था जो ये सुदर्शन झील है गुजरात में है, सौराष्ट्र में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सुदर्शन झील से क्वेश्चन किसने पुनर्निर्माण कराया, स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त शासक ने जो है वो इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो हमने जो है वो बहुत से सिक्के गुप्त काल में पड़े, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्तों ने ही चलाए थे। गुप्तों के जो चांदी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के को जो है वो रुपये कहा जाता है और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। एचपी टेट एग्जाम में प्रीवियसली बने हुए क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के को जो है वो गुप्त काल में क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और विष्णुगुप्त एक जो है वो गुप्त वंश का जो है वो अंतिम शासक था। तो ये सभी हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा कि इसका शासक, इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का जो है वो वास्तविक संस्थापक कहा गया। उसके बाद समुद्रगुप्त हमने भारत का नेपोलियन पढ़ा। रामगुप्त एक कायर शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो फाहयान आता है। साहित्य और कला का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। ओके, उसके बाद हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा। कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओके, स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता है कि स्कंदगुप्त जो है वो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता है। विष्णुगुप्त अंतिम शासक होता है गुप्त वंश का। तो ये हमने गुप्त वंश के बारे में भी कंप्लीट जान लिया। ओके, गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बाद कौन आता है, गुप्त वंश के बाद आता है वर्धन वंश। देखिए, सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हर्यक वंश पढ़ा। उसके बाद शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्य वंश पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा। मौर्योत्तर काल के बाद हमने जो वो कुछ आक्रमण देखे जो मौर्योत्तर काल में हुए थे आक्रमण। जैसे कि हमने जो है वो यूनानियों का आक्रमण देखा, शकों का आक्रमण देखा, पहलव का आक्रमण देखा, कुषाणों का आक्रमण देखा। उसके बाद जो है वो एक गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के हमने सभी शासकों की बात की। और गुप्त वंश के बाद अब हम बात कर रहे हैं वर्धन वंश की। वर्धन वंश मगध का एक
इंपॉर्टेंट वंश है जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्यों इसे पुष्यभूति वंश कहते हैं? क्योंकि इसके संस्थापक ही थे पुष्यभूति, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वंश के आखिरी शासक थे हर्षवर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। आगे जो इसकी राजधानी थी वर्धन वंश की, एचपी टेट एग्जाम में एक बार पूछी गई थी कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो कंबोज और थानेश्वर हरियाणा दो राजधानी थी। पहले आरंभ में जो है वो थानेश्वर हरियाणा जो है वो वर्धन वंश की राजधानी होती थी, और बाद में जो है वो कन्नौज को जो है वो वर्धन वंश की राजधानी बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट नोट करके रखिए। ओके, हम जो है वो यहाँ पे वर्धन वंश के आखिरी शासक हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन से क्वेश्चन बने हैं एचपी टेट एग्जाम में, तो आगे भी बनने के चांस बन जाते हैं। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड आप नोट करके रखेंगे 606 से लेकर 647 ईस्वी जो है वो हर्षवर्धन का शासनकाल है। हर्षवर्धन क्या करते हैं? हर्ष संवत चलाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है वो शक संवत पढ़ा, गुप्त संवत पढ़ा, विक्रम संवत पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम जो है वो हर्ष संवत से पढ़ रहे हैं। हर्ष संवत से क्वेश्चन बनता है कब हर्षवर्धन संवत चलाया गया? 606 ईस्वी में चलाया गया जब हर्षवर्धन राजा बना। ओके, हर्षवर्धन ने चलाया ये हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आते हैं। एक हमने चीनी यात्री जो है वो फाहियान पढ़ा था। फाहियान किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और ये ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आता है? हौ से ही है हर्षवर्धन, हौ से ही है ह्वेनसांग। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 629 ईस्वी को जो ये ह्वेनसांग जो है वो भारत आता है। 15 वर्षों तक ये ह्वेनसांग भारत आता है और 629 से 644 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख आपको याद रखना है। एहोल अभिलेख के अनुसार जो है वो 634 ईस्वी में क्या होता है कि हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है। किसके साथ युद्ध होता है? पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध का विवरण उल्लेख कहाँ पे मिलता है? एहोल अभिलेख में मिलता है। 634 ईस्वी में ये युद्ध होता है, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की विजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो इसमें हार होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कब ये युद्ध होता है, कौन सी नदी के किनारे होता है, ये क्वेश्चन बनता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एचपी टेट एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दो दरबारी कवि थे, एक था बाणभट्ट, एक था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ये एहोल अभिलेख जो है वो लिखा था। तो एहोल अभिलेख से हमें ये युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था। एक दूसरा जो राज दरबारी था या फिर दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। बाणभट्ट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं एचपी टेट में। बाणभट्ट की रचनाओं से क्वेश्चन बने हैं कि बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है। कादंबरी और हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट की रचनाएं हैं। खुद भी जो है वो हर्षचरित्र की रचनाएं हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें लिखी है, जैसे कि नागानंद हो गया, रत्नावली, हर्ष प्रियदर्शिका। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है? ये जो है वो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ओके, हर्षवर्धन को जो है वो हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको हर्षवर्धन से भी मैंने आपको बता दिया। हर्षवर्धन हर्ष संवत चलाता है, युद्ध होता है एक, और हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट और हर्षवर्धन की आपको रचनाएं याद रखनी है। तो ये सभी पॉइंट हमने वर्धन वंश के बारे में भी जो है वो डिटेल में बात कर ली। आई होप आपको यहीं से आपको एचपी टेट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। आप क्या कीजिए, देखिए वीडियो को लाइक कीजिए। इतनी जो है वो मेहनत से आपके लिए वीडियो जो है वो हम लाते हैं। आपका एक लाइक से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ताकि जो है वो हम ऐसी वीडियो जो है वो फिर से आपके लिए ला पाए, ऐसा कंटेंट आपके लिए तैयार कर पाए। ओके, हम जो है वो एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने जो है वो चलाया 57 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। हर्ष संवत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चलाया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कई बार जो है वो सिक्कों से यहाँ से एचपी टेट में क्वेश्चन बना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो हमने पढ़ा था सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तिथि युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो शकों में रुद्रदामन ने जो है वो, शक एक शासक था रुद्रदामन, उसने जो है वो तिथि युक्त सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्तों ने ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्तों के सोने के सिक्के जो है वो सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे, जिन्हें राजा रानी प्रकार या फिर दंपत्ति प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। एक रामगुप्त है, रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त
द्वितीय ने जो है वो चांदी के सिक्के जो है वो चलाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक जो है वो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने जो है वो वीणा वादन युक्त जो है वो एक सिक्का उसका मिलता है। तो ये सिक्कों से आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन, कई बार बने हैं एचपी टेट एग्जाम में। एक क्वेश्चन बना है कि गुप्तों के सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, तो दिनार कहते थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे गुप्त काल में, तो रुपये कहते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। तो देखा हमने जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक हमने संपूर्ण प्राचीन इतिहास को इस एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो तो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, आपको थोड़ी भी हेल्प आपको हुई होगी वीडियो से, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट समझ आया है, कौन सा जो है वो आपको कन्फ्यूज़न रहा है। हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक कमेंट से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आप एक क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, आप जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में जो है वो कौन सबसे पहला जो हम वंश पढ़ते हैं प्राचीन राजवंश में, हमने कौन सा वंश पढ़ा था? हमने जो है वो हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश के जो है वो संस्थापक कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना कमेंट बता दीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सर्वप्रथम जो है वो सोने के सिक्के जो है वो किसने चलाए थे? ये भी आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।